पिछले 3 दिन से हमारे प्रदेश के अंदर बड़ा सियासी उथल पुथल हुआ है। राजनीतिक ड्रामा कह सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा संवैधानिक काम जो हुआ इसमें, हमारा 90 का हाउस है और कल विधानसभा के अंदर जब बहुमत साबित किया जा रहा था तो 90 की जगह 91 सदस्य थे। संवैधानिक तौर पे 90 ही सदस्य रह सकते हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री की जब वोट कराई तो उससे पहले मेरी ख्याल सरकार ने इस बात की जानकारी नहीं ली कि क्या इस तरह से किसी और सदस्य को भी मेंबर बनाया जा सकता है क्या। मामला कोर्ट में गया है। हमें कोर्ट पे विश्वास है कि ठीक फैसला आएगा। इसी डर से कल खट्टर साहब को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा, ये जो कहते हैं ना कि हमने जेजेपी को हमारे से अलग किया है, अलग नहीं किया। ये भी एक आपस में मिली भगत है। अगर अलग होते जेजेपी के लोग तो फिर जेजेपी की तरफ से जो व्हिप जारी किया गया था उस व्हिप में ये लिखना चाहिए था कि 10 के 10 मेंबर हम मौजूद रहेंगे और मौजूद रह करके सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। उन्होंने तो व्हिप इस तरह का जारी किया कि अगर इन पे कोई संकट भी आ जाता तो भी इनको कैसे बचाया जाए, कि 10 के 10 बाहर रहेंगे, कोई अंदर नहीं जाएगा। ये आज भी लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, आज भी एक दूसरे से मिले हुए हैं। हरियाणा प्रदेश में जब से ये सरकार बड़ी थी बीजेपी की और जेजेपी की, इन्होंने लगातार प्रदेश को कमजोर किया। इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई, इन्होंने महंगाई बढ़ाई, इन्होंने कानून व्यवस्था खत्म कर दी, नशा बढ़ाया, नशे के साथ अपराध बढ़े। प्रदेश में जब इनके राज में इस तरह की स्थिति होगी कि जंगल का जैसे राज होता है। मनोहर लाल खट्टर को इसीलिए जाना पड़ा। इस लोकसभा के लिए जब रिपोर्ट तैयार कराई गई केंद्र की सरकार की तरफ से एजेंसियों से, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख करके दे दिया कि मौजूदा जो मुख्यमंत्री है इसके नेतृत्व में अगर चुनाव हो गया, चाहे वो लोकसभा का है चाहे विधानसभा का है, फिर भाजपा को कुछ नहीं हासिल होने वाला, क्योंकि बहुत बदनाम हो चुके। चेहरा बदलने से लोगों का मन नहीं बदला जा सकता। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने अब एक फैसला कर लिया कि जिन लोगों ने इस प्रदेश को लूटा है, जिन्होंने 24 से ज्यादा घोटाले प्रदेश में किए, हम इनको सबक सिखाएंगे। न केवल इनको लोकसभा में बल्कि विधानसभा में इनको सत्ता से बाहर कर देंगे। जहां ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे,
वहीं उसके साथ साथ लोगों का एक और भी फैसला है, कांग्रेस को भी सत्ता से दूर रखेंगे अब की बार, क्योंकि कांग्रेस के लोगों में भी आपस में बहुत बड़ी फूट है, बहुत बड़ा विवाद और झगड़ा है। बड़ी हैरानी की बात है, मैं एक बात आपको हमेशा कहता हूं कि अब ऐसा एक समय आ गया, जो नई जनरेशन है, पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, उनको अब राजनेताओं पे भरोसा नहीं रहा। अब वो राजनेता को नजदीक से पहचान चुके कि कितने स्वार्थी हैं। जब से लोकसभा के चुनाव की सुरसुराहट हुई है, आप देख नहीं रहे रोजाना किस तरह से नेता जो पाले बदल रहे। जिसको बीजेपी में टिकट नहीं मिल रहा वो कांग्रेस में जा रहा है, जिसको कांग्रेस में नहीं मिल रहा वो बीजेपी की तरफ भाग रहा है या किसी और पार्टी की तरफ जा रहा है। ये जो स्वार्थी किस्म के लोग जो है, जो इस तरह से समय समय पे अपने आप को बदलते हैं, उसकी वजह से राजनीतिक लोगों से भरोसा लोगों का उठता जा रहा है। हरियाणा में तो बहुत पहले से आया राम गया राम का सिलसिला शुरू हो गया था। मेरे ख्याल देश में शुरुआत ही हरियाणा से हुई थी, लेकिन अब पूरे देश के अंदर इस किस्म के हालात हो गए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी और जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको कानून बनवाना चाहिए एक, कि जो व्यक्ति जिस पार्टी से चुन करके आएगा वो बिना पार्टी के मुखिया के फैसले के बिना किसी भी दल में शामिल नहीं हो सके। इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। अगर कोई आदमी इस तरह से बदलता है, अगर पार्टी को छोड़ करके भागता है, लोगों का दिया हुआ मत है उसका अपमान करता है, तो ऐसे लोगों पे परमानेंट बंदिश लग जानी चाहिए कि दोबारा ये चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तब जाकर के इस देश के अंदर कोई टिकी हुई सरकार बन सकती है। अदरवाइज तो जिस तरह के हालात आज पैदा कर रखे हैं, ईडी का डर दिखा करके, सीबीआई का डर दिखा करके, अलग अलग एजेंसियों से डरा करके राजनीतिक दलों के लोगों को मजबूर करते हैं, फिर ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। नई जो सरकार बनी है, कल मैं देख रहा था विधानसभा का सत्र, हमारे मुख्यमंत्री को जो नए बने हैं उनको तब तक इस बात का विश्वास ही नहीं है बेचारों को कि वो मुख्यमंत्री बन गए क्या। क्योंकि कल बारी बारी से एक ही बात रिपीट कर रहे थे, मनोहर लाल खट्टर को बारी बारी मुख्यमंत्री से संबोधित कर रहे थे, और खट्टर साहब भी कल ये महसूस कर रहे थे कि तो अब तक मुख्यमंत्री है, इसलिए बीच बीच में खड़े भी हो रहे थे, कई दफा खड़े हुए मेरे ख्याल। तो मान के चलो जब इस किस्म की सरकार बनेगी तो वो फिर केवल अपने तक सीमित रह जाएंगे। प्रदेश के बारे में कल मुख्यमंत्री ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे लोगों को ये लगे कि कोई नई सरकार बनी है, कोई नया मुख्यमंत्री बना है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो आज हमारे प्रदेश की दिक्कतें हैं, जो आज हमारे सामने मुश्किल है, ये खत्म की जा सकती है। एक बार भी मुख्यमंत्री की तरफ से ये नहीं कहा गया था कि मैं कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करूंगा। एक बार ये नहीं कहा गया कि मैं भ्रष्टाचार के ऊपर जो पुरानी हमारी सरकार ने फैसले लिए उस पर कायम रहूंगा। एक बार उन्होंने हाउस में ये विश्वास नहीं दिलाया कि मैं बेरोजगारी को दूर करने का काम करूंगा। जो कोई मुख्यमंत्री बनता है उसकी ये जिम्मेवारी होती है कि सबसे पहले कानून व्यवस्था पे
अपनी बात रखे। उसके साथ साथ भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे, प्रदेश में विकास के नए आयाम हो, उसके लिए लोगों में विश्वास पैदा हो, लोगों को भरोसा हो, इसके लिए भी मुख्यमंत्री को अपनी तरफ से बात कहनी चाहिए। लेकिन उन्होंने तो केवल और केवल पुराने मुख्यमंत्री का गुणगान किए। जब पुराने मुख्यमंत्री का गुणगान कर रहे थे तो उस वक्त उनको यह भी बताना चाहिए था कि मुझे जिस पद पे जिम्मेवारी दी गई है उसके साथ 24 घोटाले हैं जिनकी मुझे जांच भी करानी है। जो इस विधानसभा के अंदर आश्वासन दिए गए थे, अब मैं उनकी जांच कराऊंगा, उनकी रिपोर्ट पटल पे रखूंगा, दूध का दूध पानी का पानी करूंगा, लोगों के साथ न्याय करूंगा। लेकिन नहीं, वो तो उसी पुरानी परंपरा को निभाने का काम कर रहे थे। मैं उम्मीद करूंगा कि नया बना हुआ मुख्यमंत्री जो है, जो विधानसभा के अंदर हमें आश्वासन दिए गए थे सरकार की तरफ से, उनको पूरा करने का काम करेगा। अलग अलग जो घोटाले हुए हैं उन सब की जांच कराएगा और ये जो कौशल रोजगार योजना के तहत जो जिस तरह से बंदर बांट की जा रही है, इसको बंद करके परमानेंट नौकरियां निकाल करके हरियाणा प्रदेश के बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से यही कहना चाहूंगा कि आप एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में काम करें, प्रदेश के साथ न्याय हो, इसके लिए राजनीति से ऊपर उठ करके लोगों की दिक्कत कठिनाई जो है, इस भ्रष्टाचार को, इस कानून व्यवस्था को ठीक करने में, बेरोजगारी को ठीक करने में, इस पे ध्यान दें। अब तो लोकसभा का चुनाव आ रहा है और बहुत सारे लोगों ने इस किस्म का प्रचार भी किया है। खास करके कांग्रेस के लोग एक प्रचार में लगे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो है वो आजकल अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है। मैंने उसका बयान पढ़ा था, वो कह रहा था कि लोकदल तो वोट काटने के लिए उम्मीदवार खड़े करेगी। उससे ये पूछने वाला हो, इलाहाबाद में जब मैं चुनाव लड़ रहा था बाई इलेक्शन, तो वोट काटने के लिए कौन गया था? कांग्रेस गई थी कि नहीं गई थी? जमाना जब तो एक नहीं हुई। अगर इतना ही अपने आप को बड़े नेता मानते थे तो फिर आप पार्टी को सीट किस लिए दी? ये जो हमें वोट काटने वाला कहते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश को अलग बनाने में भी सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। अलग प्रदेश बनने के बाद चौधरी देवीलाल ने अपनी पार्टी बनाई और अपनी पार्टी बना करके अनेक दफा इस प्रदेश के अंदर सत्ता पे काबिज हुए, राज किया। आज भी सबसे बड़ा संगठन अगर इस प्रदेश में किसी राजनीतिक दल का है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। हमने अभी ताजा
नई मेंबरशिप बनाई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, 5 लाख नए मेंबर हमारी पार्टी के साथ अब तक बन चुके हैं। और हमने औरों की तरह जो है टेलीफोन पे जरिए मिस्ड कॉल नहीं मरवाई। हमने बाकायदा तौर पे बूथ के सतर के ऊपर, हर बूथ के ऊपर कहीं 50 मेंबर, कहीं 100 मेंबर तक भी बनाए। उनमें एक सक्रिय मेंबर बनाया और उसके साथ 20-20 उसके और साथी बनाए। और 5 लाख मेंबर बनने के बाद अब भी लोगों की तरफ से डिमांड आ रही है कि हमें नए सिरे से मेंबरशिप के फार्म भेजे जाए। जो लोग रह गए वो मेंबर बनना चाहते हैं। हमने अब उनको एक टेलीफोन नंबर दिया है कि आप इस टेलीफोन नंबर के जरिए पार्टी के साथ जुड़ सकते हो, लेकिन पार्टी की मेंबरशिप के साथ जब जुड़ना चाहोगे तो आपको 25 रुपए का एक ड्राफ्ट या एक चेक या आजकल दूसरे जो साधन है उसके माध्यम से पार्टी को फंड में जमा कराना होगा। मैं जो बता रहा था कि जिन जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ। हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हमने इसके लिए एक 5 मेंबरी कमेटी का गठन किया था और उस 5 मेंबरी कमेटी को यह जिम्मेवारी दी थी कि वो 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में जाएं और वहां जाकर के सारे साथियों से मिलकर के पूछे कि भी कौन कौन चुनाव लड़ने की इच्छुक है। हमारे पास लोगों की तरफ फर्जी नहीं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारे पास तो एक एक लोकसभा क्षेत्र से 50-50 नाम आ गए। नाम तो 50 बताते हैं, टिकट लेने वाला कोई है ही नहीं। सबसे पहले तो हुड्डा भाग्या सोनीपत से, भाग्या कि नहीं भाग्या। शैलजा जी चली गई, उन्होंने कह दिया मैं भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ती। कैप्टन अजय यादव कहता है मैं भी नहीं लड़ता। तो फिर लड़ने वाले कौन है? हमारे यहाँ गुड़गांव का लोकसभा जो है उसमें 10 आवेदन आए हैं और मैं बहुत दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि गुड़गांव की सीट के ऊपर लड़ाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीजेपी के बीच में रहेगी। कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ होगा, जेजेपी तो शून्य पे आ जाएगी। उसका तो जिक्र करना भी गलत है। फरीदाबाद में हमारे पास 13 लोगों के आवेदन आए, भिवाड़ी में 9 के आए हैं। भिवाड़ी की सीट का भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फाइट हमारी रहेगी। नतीजा क्या निकले, मैं लोगों की तरह झूठे दावे तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कह सकता हूं कि चुनाव के नतीजे जब आएंगे तब आप सब लोग कहोगे कि हमें भी उम्मीद नहीं थी। रोहतक से 10 लोगों के नाम आए हैं, सोनीपत से 6 लोगों के नाम आए हैं, करनाल से 7 के आए हैं, अम्बाड़ा से 11 के आए हैं, कुरुक्षेत्र के 9 के आए हैं। कुरुक्षेत्र की सीट भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे फिर भी जीतेंगे। सरसा से 22 आए हैं। कुरुक्षेत्र वाले कह रहे हो क्या? कुरुक्षेत्र से 9 के नाम आए हैं। सरसा भी 100% हम जीतेंगे। सरसा में भी ये सारे इकट्ठे हो जाए, बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, फिर भी जो इनके साथ इलाहाबाद में वो की वो सरसा लोकसभा में होगी। हिसार से 14 नाम आए हैं। टोटल 111 लोगों ने अप्लाई किया है। जैसे इलेक्शन की घोषणा होगी हम उसके बाद अपनी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक बुलाएंगे और उस बैठक में इन सब नामों पर विचार करके कहाँ किस किस को चुनाव लड़ाया जाए उसकी घोषणा कर देंगे।
चौधरी देवीलाल ने हमेशा प्रजातंत्र पे विश्वास किया। इस देश के अंदर सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने डिमांड करी, चुने हुए प्रतिनिधि को अगर वो मतदाता के अनुसार काम ना करे तो उसे वापस बुलाने का अधिकार उनको देने के लिए कहा था कानून बनाया जाए। अगर ये कानून बन जाए तो फिर मान करके चलो कि चुना हुआ प्रतिनिधि जो है वो फिर मतदाता के साथ धोखा नहीं कर सकता, फिर उसको मजबूर होकर के भी उनकी बात को सुनना पड़ेगा और उनके लिए काम करना पड़ेगा। कोई आपकी तरफ से कुछ पूछना हो तो। अभी तो चुनाव की तारीख तय नहीं हुई, और मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, मनोहर लाल खट्टर जी के लिए चुनाव आसान नहीं है। पिछले 5 वर्ष में सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी अगर किसी व्यक्ति विशेष की हुई है तो मनोहर लाल खट्टर की हुई है। और इसलिए हुई है कि इस प्रदेश को जो लोग लूट रहे हैं सत्ता में बैठ करके, उन सबको संरक्षण मनोहर लाल खट्टर ने दिया मुख्यमंत्री के तौर पे। केवल का तो ये था कि मैं भ्रष्टाचार सहन नहीं करूंगा, गीता पे भी हाथ रखा। बड़ी शर्म की बात थी कि मुख्यमंत्री को गीता पे हाथ रख करके हाउस में ये कहना पड़ा कि मैं भ्रष्टाचार पे रोक लगाऊंगा। अगर गीता पे हाथ रख करके इस बात की सौगंध खानी थी तो जब मुख्यमंत्री पहली बार बना तब क्यों नहीं खाई? जाते जाते किस लिए खाई? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भी मैं ईमानदारी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। जबकि इनके मुख्यमंत्री काल में सबसे ज्यादा बड़े घोटाले हुए। सबसे पहला घोटाला धान का हुआ था, और वह धान घोटाला आज भी ज्यों का त्यों है। नमी के नाम के ऊपर 250 रुपए से 300 रुपए पर क्विंटल के किसान के खाते से काट लिए जाते हैं। और उसके साथ धोखा क्या किया जाता है? अगर मान लो मैं मेरा 50 क्विंटल धान बेच करके आया हूं तो मुझे वो जो 250 रुपया काटा जाता है नमी का, वो उस जे फार्म में लिख करके देते हैं कि नमी के नाम पे नहीं लिखा जाता उसमें। वो कहते हैं कि आपको कैश दे दिया, और किसान मजबूर हो जाता है क्योंकि उसे अपना पैसा लेना होता है। वो पैसा कटवाता है और वो कैश उसके ऊपर लिख करके दे देते हैं और वो चुपचाप उसको लेकर के आ जाता है। इससे बड़ी लूट नहीं हो सकती। हमारी सरकार बनने के बाद हम इसकी जांच कराएंगे, और जो लोग दोषी है इसके उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। ये पैसा किसान से जो लूटा गया है, ये किसान का पैसा किसान के खाते में फिर जमा कराएंगे ताकि उस किसान के साथ न्याय हो। दोबारा बताना क्या कह रहे थे? ये पैसे के बंटवारे का रोड़ा है। ठगों का गिरोह था, लुटेरों का गिरोह था, जो दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने में लगे हुए थे। झूठ बोलता है, ये भी एक झूठ है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर उसको ये एक ऑफर दी जाती हुई तुम रोहतक से लड़ लो जा करके, तो वो तो 1 मिनट लगाता, वो तो छोड़ना ही नहीं चाहता। तो ये तो धक्के मार के निकाले गए हैं। पुरानी कहावत है, बोले हम तो डूबे सो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे, मनोहर लाल को भी ले डूबे। अरे इसलिए ले डूबे मनोहर लाल को कि इस खट्टर साहब ने इनको संरक्षण दिया सबसे ज्यादा, इसलिए इनको जाना पड़ा।
ये तो कल दुष्यंत अपने भाषण में भी कह रहा था ना, बोला मेरी माँ मुझे कह रही थी, बोला गा गई खूंटा भी लेगी कह है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि तू लुटेरा था इसलिए ये भी तेरे साथ साथ ले, इसकी भी रात कट गई। मैं कहता हूं ये मुख्यमंत्री नहीं बदला जाना चाहिए था। अगर ये नहीं बदला जाता तो प्रदेश के लोगों को और ज्यादा वोट डालते हुए खुशी होती है। क्या कह रहे थे आप? किसकी रिपोर्ट है? विधानसभा बनी रखी गई शराब घोटाले की। अकेले शराब घोटाले की नहीं, मुख्यमंत्री ने धान घोटाले में कमेटी बनाई थी मेरी और भूपेंद्र हुड्डा की। मैंने अपनी तरफ से रिपोर्ट सबमिट करी थी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शराब घोटाले पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोऑपरेटिव का जो घोटाला था उसमें तो मुख्यमंत्री कैसे घोटाला करने वालों को बचा रहे थे। मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे थे कि 8 करोड़ का है, और जबकि उसी की डिपार्टमेंट में विजिलेंस वाले वो ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ का है। तो इसका मतलब डिपार्टमेंट तो फेल हो गया। मुख्यमंत्री अगर ये कह रहा था तो फिर डिपार्टमेंट तो खत्म हो गया। उसके अलहदा रजिस्ट्री घोटाला हुआ, उसकी जांच नहीं हुई। पेपर लीक घोटाला हुआ, उसकी कोई जांच नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं आई। हर चीज का आश्वासन आया लेकिन कोई भी चीज सामने नहीं रखी गई। 22 नहीं 30 बार पेपर लीक हुआ है। अब जेजेपी के टूटने की बात है, 5 एमएलए तो वहाँ आ ही गए थे, शामिल हो गए। अब क्या लग रहा है कि 2 बचेंगे माँ बेटा, उनमें भी रोड़ा पड़स गए। वहां भी इस बात का झगड़ा होगा कि किसकी वजह से सारा कुछ हुआ। जो लोग किसी के साथ गद्दारी करें, लूट और झूठ की दुकान ज्यादा दिन नहीं चल सकती। जो किसी के साथ गद्दारी करेगा, धोखा करेगा, विश्वासघात करेगा, कहते ना देर है अंधेर नहीं है, परमात्मा है। इन्होंने चौटाला साहब के साथ धोखा किया, उनकी पीठ में छुरा घोंपा, उनसे गद्दारी करी। हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में ये जाकर के कह करके वोट लिया था कि हम मनोहर लाल खट्टर को सत्ता से बाहर करेंगे, बीजेपी को जमुना पार करेंगे। उनकी गोद में जाकर के बैठे। इन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, उनकी नीतियों को गिरवी रखा। उसी का नतीजा है कि आज इनको जहां सत्ता से बाहर होना पड़ा है, वहीं उसके साथ साथ सत्ता से बाहर मतलब कोई ये नहीं गठबंधन से बाहर हुए, इनको तो लात मार के निकाला है। ये तो इस्तीफा दे ही नहीं रहे थे। इनसे पहले इस्तीफे की कही गई थी कि तुम इस्तीफा दे दो। इनको तो इससे ज्यादा बेइज्जत क्या होगा कोई व्यक्ति जिसको साफ तौर पे कह दिया कि एक टिकट नहीं देंगे आपको। फिर गठबंधन किस चीज का है जब एक टिकट नहीं देंगे? जिनके बलबूते पे सरकार चला रहे हो, अगर उनको टिकट ना दे तो इसका मतलब इनमें बहुत बड़ी बड़ी कमियां थी। इनको तो कहा था तुम छोड़ करके चले जाओ, लेकिन ये छोड़ करके नहीं जा रहे थे। इनको तो आखिर उनको निकालना पड़ा। अभी आप देखना, ये जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे, इनके यहाँ ईडी भी आएगी, इनके यहाँ सीबीआई भी आएगी, इनके यहाँ बहुत कुछ होगा। ये तभी बारी बारी कहते हैं, चौटाला साहब एक बारी कह दे तो हमें घर वापसी कर लें। ये हमें और लपेटना चाहते हैं साथ में। बड़ी मुश्किल से पैंडा छूटे है। एक सवाल आपसे, वो वन नेशन वन इलेक्शन पे जिस तरह से रिपोर्ट सबमिट की गई है कि 2029 में एक ही चुनाव होगा, चाहे लोकसभा हो चाहे स्टेट के चुनाव हो, किस तरह से देखते हैं इसको? ये केवल लोगों में भ्रम पैदा करने वाली बात है। जिस प्रदेश में अभी चुनाव हुए वो दोबारा चुनाव में कैसे जा सकते हैं?
हमारे यहाँ तो बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जिनके चुनाव को किसी को 2 साल हुए, किसी को 3 साल हुए। वो 2 साल पहले, 3 साल पहले कैसे विधानसभा भंग करेंगे, कैसे वो लोग जाएंगे। 5 साल के लिए चुना जाता है एक व्यक्ति को। किसी संकट की वजह से तो सरकार टूट सकती है, लेकिन किसी भी चुनी हुई सरकार को आप जो है मजबूर नहीं कर सकते। प्रजातंत्र कहाँ रह जाएगा फिर। इसके लिए लोकसभा में बिल आएगा, सारी विधानसभाओं में बिल जाएंगे। कौन कौन विधानसभा इस बात को मानती है। यहाँ कोई एक राजनीतिक दल का राज थोड़ा ही है, ये कोई अमेरिका वाला सिस्टम थोड़ा ही है, कोई रशिया वाला सिस्टम थोड़ा ही है कि जो फैसला राष्ट्रपति ले लेगा उसको मानना पड़ेगा। यहाँ 2 पार्टी सिस्टम थोड़ा ही है। यहाँ तो अनेक ऐसे क्षत्रिय दल हैं जिनकी अपनी सरकारें हैं, वो सेंटर की किसी चीज़ को थोपी हुई को क्यों स्वीकार करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। ये तो 4-5 लोगों को इन्होंने काम देना था, उनको कोई तनख्वाहें देनी थी, गाड़ी घोड़े देने थे, दफ्तर देने थे, उनको राजी करना था, इसके लिए बना दिया इन्होंने। टूटा कहाँ है गठबंधन है। गठबंधन में तो काटे गए हैं लात मार के, फिर तुम कहते हो टूटा हुआ है। जेजेपी अलग नहीं हुई, फिर आप पत्रकार नहीं हो। जेजेपी कहाँ अलग हुई है। वो तो कल भी बेचारे कह रहे थे हम तो धर्म निभा रहे थे, धर्म निभा रहे थे, हैं? मैं राजनीति फायदे और नुकसान के लिए नहीं करता। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो राजनीति है वो केवल लोगों की मदद करना है। हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे। लोगों के साथ सरकार किसी किस्म का जब अन्याय करती है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो उनके बीच में जाकर के खड़ी होती है। सरकार किसी की भी है, लोगों के दिलों पे आज भी राज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। आप किसी कार्यकर्ता से, किसी भी पार्टी वाले से जाकर के पूछ ले कि सम्मान और इज्जत किस कार्यकर्ता का इस प्रदेश में। आज भाजपा का कार्यकर्ता, उससे पूछो कि तेरी कितनी सुनवाई है, और उससे ये भी पूछो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता किसी दफ्तर में जाता है तो उसकी कैसे मान और सम्मान किया जाता है उसका। भले हमारा काम ना करे कोई, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता का कोई अपमान करे। खाना तैयार है, सब साथी खाना खा करके जाओगे।